नमस्कार। पिछला एक वीक मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में एक टेंस और नर्वस वीक था। ईरान ने इजराइल के ऊपर लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था ईरान, हिजबुल्लाह और इजराइल तीनों के पर्सपेक्टिव्स और क्यों मजबूर हुआ ईरान इस अटैक को करने के लिए। जैसे इजराइल ने ईरान के एलाइज हिजबुल्लाह, हमास और हाउतीस पे लगातार अटैक्स करके ईरान को मजबूर किया इस अटैक के लिए। अब दोनों साइड्स क्लेम कर रहे हैं अपनी अपनी बातें। ईरान कह रहा है कि उसने बहुत ही सब्सटैंशियल डैमेज कॉज किया है इजराइल के तीनों एयर बेसिस पे, जबकि इजराइल कह रहा है कि उसका कुछ खास डैमेज नहीं हुआ और वो लेबनान पे लगातार बॉम्बिंग करने में उसकी कैपेबिलिटीज बरकरार है। खैर, वॉर में तो ऐसा होता ही है। ट्रुथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर। खैर, इजराइल अब मजबूर हो गया एक और रिस्पॉन्स देने के लिए। इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे फायर कर दिए, तो कितना ज्यादा पब्लिक प्रेशर होगा सरकार पर रिस्पॉन्ड करने के लिए कि इतने मिसाइल्स अग्नि, पृथ्वी ये सब क्यों पाल रखे हैं जब जरूरत करने पर इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अब आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। पहला, कि ईरान क्या चाहता था और वो क्या उसको अचीव करने में कामयाब रहा। दूसरा, कि ये अटैक्स ईरान द्वारा अप्रैल में इजराइल पे फायर किए गए मिसाइल से कितने अलग थे। तीसरा, इजराइल तो रेस्पॉन्स करेगा ही करेगा, बट अब कैसे करेगा और क्या उसके पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। दोनों देश डरे हुए हैं और कोई मेजर एस्केलेशन नहीं चाहता, फिर भी मसल फ्लेक्सिंग चल रही है। चौथा, मुस्लिम देशों का इस पूरे मुद्दे पर क्या स्टैंड है और एक खामोशी क्यों बनी हुई है सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर की ओर से। पांचवा, क्या यह पूरी वॉर की सिचुएशन ईरान को न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के और करीब ढकेल रही है। और फाइनली छठा, कि इन सब डेवलपमेंट्स का इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ेगा। इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले ईरान से शुरू करते हैं। ईरान ने ये अटैक्स क्यों किए? ईरान ने इसीलिए अटैक किए क्योंकि अब उसकी नाक का सवाल था अटैक करना। इजराइल ने उसे बार बार ह्यूमिलिएट किया, कभी उसके साइंटिस्ट मार दिए, कभी उसकी एम्बेसी पे अटैक करके टॉप ब्रिगेडियर मार दिया, कभी उसकी कंट्री में ही गुप्त ऑपरेशंस करा दिए और ईरान स्टेट की कैपेबिलिटी पे सवाल था। साथ ही साथ ईरान के पाले हुए ऑर्गेनाइजेशंस हिजबुल्लाह, हमास और हौतीस तीनों पर इतने बम मारे इजराइल ने, इतने बम मारे कि उनकी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। हमास के टॉप लीडर को ईरान में घुसकर मार दिया और हिजबुल्लाह के टॉप लीडर को बॉम्बिंग में मार गिराया। अब ऐसे में ये सारे सपोर्ट ग्रुप्स ईरान की तरफ देख रहे थे कि तुम कुछ करोगे या सिर्फ हमें आगे मरने के लिए पाल रखा है। तो इतना सब कुछ सामने से हो जाने के बाद ईरान पे प्रेशर था कि वो रिटेलिएट करे, दिखाए अपनी प्रेजेंस को, महसूस कराए इजराइल को कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तुम्हारे एक्शंस के। खैर, ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के 3 एयर बेसिस और मोसाद हेडक्वार्टर्स पे मार दिए। अब इजराइल के पास वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, जो आती हुई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। मगर जब इतने सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत ही कम टारगेट्स पे छोड़े गए हो तो इतनी ज्यादा संख्या में मिसाइल्स आते हैं कि कोई भी वर्ल्ड का डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं सकता। प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं और जब वो नीचे आते हैं तो वो साउंड से 3-4 टाइम्स स्पीड पे होते हैं, तो किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए उन सबको रोकना मुमकिन नहीं है। तो डेफिनेटली कुछ 10-15% मिसाइल्स कुड गो थ्रू द डिफेंस सिस्टम और उन्होंने डैमेज कॉज किया। इसने इजराइल की इनविंसिबिलिटी, जो टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है उसकी, उस पे डाउट्स खड़े किए और ईरान ने ये मैसेज सेंड कर दिया कि इफ वी रियली वांट टू हिट यू वी विल हिट यू। तब ये 5 लेयर 8 लेयर का जो डिफेंस सिस्टम है तुम्हारा काम नहीं आने वाला। लोगों ने इसकी खुशियां सीरिया में, इराक में, लेबनान में, पैलेस्टाइन में सड़कों पर निकलकर खुशियां मनाई और ईरान के मूव को अप्रिशिएट किया। ईरान की स्ट्रैटेजी ये लगती है कि इजराइल पहले ही वॉर्स में 2 फ्रंट्स पे एंगेज्ड है, एक तरफ हमास और एक तरफ हिजबुल्लाह नॉर्थ में। तो अगर ईरान से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल उतरता है तो उसके डिफेंस फोर्सेस हर जगह थिनली स्प्रेड हो जाएंगी और वहां पे वो एक वल्नरेबिलिटी एक्सपोज होगी जिसको ईरान एक्सप्लॉइट करेगा। ये अटैक्स अप्रैल में किए गए अटैक्स से काफी डिफरेंट थे कि अप्रैल में किए गए अटैक्स सिर्फ विजुअल पर्पस के लिए थे, लोगों को बस एक मैसेज देना था और उनका पर्पस इजराइल में डैमेज इन्फ्लिक्ट करना नहीं था। बट इस टाइम सारे वॉरहेड्स कंप्लीटली लोडेड थे और इतनी ज़्यादा संख्या में फायर किए गए, तो डेफिनेटली इंटेंट था कि इजराइल की जो कैपेबिलिटी है सदर्न लेबनान में बॉम्बिंग करने की, उसको डैमेज इन्फ्लिक्ट किया जाए। तो इजराइल तो रिस्पॉन्ड करेगा ही। इजराइल जो पिछले 70 सालों तक सर्वाइव कर पाया है वो केवल अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस की वजह से सर्वाइव कर पाया है।
इजराइल के पीएम नेतन्याहू ईरान की जनता को एड्रेस करके कह रहे हैं कि ये रिजीम आपको बर्बादी की ओर ले जा रही है, आप लोग अच्छे हो बट ये रिजीम आपकी जो है खामेनी की, ये फालतू में बिलियंस ऑफ डॉलर्स बहा रही है इस वॉर में, ये पैसे अगर आप पर खर्च किए जाते तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन हम जल्द ही आपको इस रिजीम से आज़ाद कराएंगे। तो इजराइल या तो ईरान के ऑयल इंस्टॉलेशंस को अटैक करेगा जिससे उसकी ऑयल एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी बर्बाद हो जाए, या फिर उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तबाह करने की कोशिश करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को ही टारगेट करना चाहिए, पर इजराइल ईरान को इकोनॉमिक वुंड्स देने की ही सोचेगा। अगर इकोनॉमिकली ईरान को और क्रिपल कर दिया जाए तो नुकसान ज़्यादा बड़ा होगा। ऑलरेडी वहाँ इन्फ्लेशन कई सालों से 40% के आसपास चल रहा है। वेस्टर्न सैंक्शंस जो वहाँ 9-10 साल से लगे हुए हैं उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत परेशान है। ऐसे में अगर उसकी ऑयल एक्सपोर्ट कैपेसिटी को भी रोक दिया जाए उसके मेजर पोर्ट्स पर अटैक करके, तो ईरान में इकोनॉमिक क्राइसिस उत्पन्न किया जा सकता है, और इकोनॉमिक क्राइसिस हम सब जानते हैं किसी भी रेजीम के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। ईरानियन सोसाइटी में एक वर्ग है, एक ग्रुप है जिसका ओपिनियन ये है कि ईरान बेकार में इस आइडियोलॉजिकल वॉर में पड़ा हुआ है और वेस्टर्न नेशन से दुश्मनी लेकर बैठा हुआ है। अगर वो इन सब को छोड़ दे और एक मेन स्ट्रीम नेशन की तरह वेस्ट से कोऑपरेट करे तो ईरान के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नेतन्याहू इसी फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, पर यह सब करना इतना आसान नहीं होगा। ईरान में एक डिक्टेटर नहीं बैठा है जिसको आप स्ट्रीट प्रोटेस्ट करके बांग्लादेश की तरह हटा दे। ईरान एक आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन से लाया गया एक थियोक्रेटिक स्टेट है। ये इसकी बुनियाद रिलीजन और रिलीजियस कम्युनिटी है। इसको हिला पाना इतना आसान नहीं होगा। धर्म की रक्षा के नाम पर जनता कितने भी हार्डशिप्स सहने को तैयार हो जाती है। तो इजराइल असल में ये चाहता है कि डायरेक्ट वॉर से अच्छा हम इकोनॉमिकली हर्ट कर पाएं ईरान को, और यूएसए की मदद इसमें बहुत ज़रूरी होगी। तो वो चाहता है कि यूएसए इन्वॉल्व हो इसमें, ईरान को इकोनॉमिकली और स्क्वीज़ किया जाए और इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि जनता फ्रस्ट्रेट होकर खुद खामेनी को उखाड़ फेंके। पर ईरान ने इसको पहले से ही एंटीसिपेट कर लिया है। उसने अपने सारे ऑयल एक्सपोर्टिंग अरब नेशंस को ये मैसेज दे दिया है कि अगर उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई अटैक हुआ तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है नेवी से। उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो किसी भी कंट्री के ऑयल एक्सपोर्ट्स को जाने नहीं देगा। इससे सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर जैसे देश भी घबराए हुए हैं और ईरान को सपोर्ट करने के लिए फोर्स हो रहे हैं। पर जो भी हो, ये बात तो तय है कि अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो ईरान की करंट डिफेंस कैपेबिलिटीज उन अटैक्स को रोकने में नाकामयाब रहेंगी। अब बात यह है कि इस पूरे वॉर के कॉन्टेक्स्ट से क्या ईरान अपनी न्यूक्लियर वेपन्स पाने की मूव्स को और तेज कर देगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से अभी भी ईरान न्यूक्लियर बम बनाने से कई महीनों या 1 साल भी दूर है। एनरिचमेंट के लिए इतना टाइम लगता ही लगता है। और अगर ईरान ने उस ओर कदम बढ़ाए तो यूएस और यूएन के सैंक्शंस उस पर और गंभीर रूप से लगा दिए जाएंगे और यूएसए इस वॉर में कूद पड़ेगा। और यही तो इजराइल चाहता है कि यूएसए इन्वॉल्व हो जाए इस वॉर में। तो इट विल बी लाइक वॉकिंग इनटू इजराइल्स ट्रैप। तो इस मुद्दे का फ्यूचर क्या है, क्या होगा आगे? दोनों पार्टीज का पर्सपेक्टिव बिल्कुल फिक्स्ड है और वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। ईरान के हिसाब से इजराइल ने इस अरब मुस्लिम लैंड पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। वो एक ऑक्यूपाइंग स्टेट है और लोगों के इस विरोध को उसने अपनी मिलिट्री और अपनी टेरर से दबा रखा है। इसी विरोध को सपोर्ट देने के लिए ही तो ईरान ने हमास, हिजबुल्ला और हौतीस जैसे संगठन बनाए हैं, जिसको वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या रिंग ऑफ फायर भी कहता है, जो एक दिन सफल होगा इजराइल को के नक्शे से ही मिटा देने में। तो ईरान के हिसाब से ये मामला तब खत्म होगा जब इजराइल को विश्व के नक्शे से ही मिटा दिया जाए। इजराइल का पक्ष देखे तो इजराइल सर्वाइव ही कर पाया है अपनी मिलिट्री और टेक कैपेबिलिटीज से। उसके हिसाब से इस पूरी समस्या का जड़ ईरान है। अगर ईरान ने इतना विरोध ना फ्यूल किया होता उसके रीजन में तो वो सारे मुस्लिम देशों को एक एक करके न्यूट्रल स्टैंड पर ले आता, जैसे उसने यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया को भी ला दिया है। परंतु ईरान जिस तरह इस मूवमेंट को सपोर्ट करता है तो वो कांस्टेंट वॉर में चारों तरफ से घिरा रहता है। तो उसके हिसाब से अगर ईरान की करंट रेजीम जो इस पॉलिसी की सपोर्टर है उसको गिरा दिया जाए, एक प्रो वेस्टर्न मॉडरेट रेजीम ईरान में आए, तो उसको भी न्यूट्रल स्टैंड पर रखा जा सकता है और फिर वहां लोकली इजराइल इस समस्या को हल करके एक दिन पीस पा पाएगा। तो सिंस दोनों जो एंड गेम या आउटकम चाहते हैं वो मुमकिन नहीं दिखता है, तो ये मुद्दा अभी लंबा खिंचेगा। हॉट एंड कोल्ड ब्लो होगा, बीच में डिप्लोमेसी होगी, बैक चैनल टॉक्स होंगे, सब होगा। दोनों साइड्स अभी अपनी अपनी मसल्स को फ्लेक्स कर रहे हैं।
परंतु दोनों को पता है कि दोनों में वल्नरेबिलिटीज भी हैं और कोई भी कंप्लीट एस्केलेशन और डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता। अब आते हैं इस पूरे मुद्दे का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। पहली बात, मिडिल ईस्ट में कोई भी पॉलिटिकल टेंशन होती है तो सबसे पहले कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही वाइटल है, क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हमें कंसिस्टेंटली सस्टेनेबली ग्रो करना है तो ऑयल प्राइसेस स्टेबल होने चाहिए हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए। तो कोई भी वॉर मिडिल ईस्ट में इंडिया के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हिसाब से सही नहीं है। दूसरा, हमारे रिलेशंस। इंडिया, यूएस और इजराइल पिछले 20 सालों में एक दूसरे के बहुत करीब आए हैं। इजराइल इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स का बहुत बड़ा सप्लायर है, साथ ही उसने हमारी स्ट्रैटेजिक मुद्दों पे मदद की है, इसलिए इजराइल से रिलेशनशिप खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकते। सिमिलरली ईरान भी हमारे स्ट्रैटेजिक आउटकम में एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, क्योंकि पाकिस्तान हमें सेंट्रल एशिया को एक्सेस करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं देता, तो सेंट्रल एशिया से ट्रेड और अदर रिलेशंस बढ़ाने के लिए हमने ईरान में चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट की है। साथ ही इंडिया के सेंट्रल एशिया गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान को गेटवे बनाना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो हम अपने रिश्ते ईरान से भी ज़्यादा बिगड़ने नहीं दे सकते। इंडिया के लिए ये स्ट्रैटेजिक चॉइस का मोमेंट है। खैर, इस वीडियो में हमने प्रयास किया है कि जो करंट मिडिल ईस्ट की इवॉल्विंग सिचुएशन है उस पर एक क्लियर पिक्चर आपको प्रेजेंट कर सके। ऐसा ऊपर ऊपर से प्रतीत हो रहा है कि लड़ाई होने वाली है और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है, पर अगर सिचुएशन को ज़मीन पर ध्यान से देखें तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों पार्टीज अपनी ताकत तो दिखा रहे हैं, बट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से दोनों घबराए हुए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई नई जानकारी या वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।